आज के इस लेक्चर में हम शीत युद्ध पार्ट सेकंड के अंतर्गत शीत युद्ध के कारणों की विवेचना करेंगे। शीत युद्ध के कारणों को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले शीत युद्ध के कारणों में हम देखते हैं 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति। 1917 में रूस के अंतर्गत जारशाही शासन व्यवस्था के विरुद्ध लोगों में आक्रोश था। श्रमिक और किसान उससे बहुत परेशान थे, जारशाही व्यवस्था से, और इसके विरुद्ध आंदोलन की व्यवस्थाएं वहाँ चल रही थी। वहाँ पर दो प्रकार के दल थे, मेंशेविक और बोल्शेविक। मेंशेविक दल जो था वो उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था। मेंशेविक लोग चाहते थे कि रूस के अंतर्गत फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी व्यवस्था स्थापित हो, उन्हें नागरिक अधिकार मिले, नागरिक स्वतंत्रताएं मिले, राजनीतिक अधिकार मिले। दूसरी तरफ बोल्शेविक दल के जो लोग थे वो मार्क्सिस्ट सिद्धांतों से प्रभावित थे और मार्क्स के अनुसार मार्क्सवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, मार्क्सवादी समाजवाद को स्थापित करना चाहते थे। तो इस प्रकार दो प्रकार की दल थे और वहाँ पर लोगों की सोच इस प्रकार की थी। लेकिन 1917 के अंतर्गत लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति को सफलता मिली और वहाँ साम्यवाद की स्थापना हुई। यद्यपि बोल्शेविकों को सत्ता मिलने से पूर्व जो अंतरिम सरकार स्थापित हुई वो मेंशेविक दल की थी। मेंशेविक दल के अंतर्गत अपनी फूट के कारण और बोल्शेविकों की प्रभावशीलता के कारण अंततः लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति सफल हुई और वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि साम्यवादी आंदोलन का अंतिम उद्देश्य था पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विरोध। साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था मार्क्सवादी सिद्धांतों को जो सैद्धांतिक रूप था उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो इस प्रकार से पश्चिम के जो पश्चिमी देश थे और अमेरिका था उसको रूस की साम्यवादी क्रांति से बहुत ही शंका और भय उत्पन्न हुआ कि ये व्यवस्था आने वाले समय में उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए खतरा सिद्ध होगी और इसको विस्थापित कर विश्व में पूरा अगर साम्यवादी आंदोलन चला तो साम्यवादी व्यवस्थाएं स्थापित हो जाएंगी। इसीलिए ब्रिटेन ने 1924 तक और अमेरिका ने 1933 तक सोवियत संघ को मान्यता नहीं दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1917 की रूस की जो बोल्शेविक क्रांति है उस बोल्शेविक क्रांति ने ही शीत युद्ध के लिए वो आधार वो कारण पैदा किए जिस पर आगे चल कर के विश्व के अंतर्गत पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का संघर्ष उत्पन्न हुआ और शीत युद्ध की आधारशिला इसी पर चली और दोनों सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो शीत युद्ध की शुरुआत होती है उसकी शुरुआत यहीं से होती है जो आगे चलकर पूरी तरह से उग्र रूप धारण करता है। तो इस प्रकार से शीत युद्ध का जो सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण कारण था बोल्शेविक क्रांति था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो 1914 से 1918 के मध्य चला और 1917 में रूस के अंतर्गत हुई। इसी समय सोवियत संघ रूस में संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध भय का वातावरण इसलिए भी उत्पन्न हो गया कि युद्ध समाप्ति के बाद 1918 के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सोवियत संघ के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था और वो किसी भी तरह से चाहते थे कि वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्थाएं विस्थापित हों, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। इसके बाद आता है याल्टा पोट्सडम सम्मेलन। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ तो शीत युद्ध की ये जो घटनाएं हैं, शीत युद्ध से संबंधित जो भी आधार हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी शुरू हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो व्यवस्था है, द्वितीय विश्व युद्ध भी एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसने पूरी तरह से शीत युद्ध को स्थापित किया, जिसने पूरी तरह से पूरे विश्व को पूंजीवाद बनाम साम्यवाद में विभाजित किया, पूर्व और पश्चिम में जिसका विभाजन कर दिया, जिसने विश्व में दो शक्तियों को स्थापित कर दिया और विश्व को दो ब्लॉक्स में विभाजित कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था और उस समय की जो ये साम्राज्यवादी ताकतें द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण बनी थी, जापान, जर्मनी और इटली, इनकी उस साम्राज्यवादी और विस्तारवादी ताकत को रोकने के लिए यद्यपि सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने अलायंस किया इनके विरुद्ध,
लेकिन उनमें उसमें दोनों के ही तात्कालिक स्वार्थ थे, क्योंकि हिटलर ने न केवल सोवियत संघ पे आक्रमण किया, साथ ही जापान ने अमेरिका पे आक्रमण किया। तो अमेरिका को जापान की शक्ति के विरुद्ध सोवियत संघ का सहयोग चाहिए था, उधर सोवियत संघ को भी जर्मनी की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए पश्चिमी ताकतों का सहयोग चाहिए था। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत जो ये समीकरण बने, तात्कालिक रूप से ये शक्तियाँ साथ में आई, लेकिन इनमें संदेह और अविश्वास का वातावरण पूरी तरह से बना रहा। उसको अभी हम आगे के घटनाओं के अंतर्गत देखेंगे। इससे पहले हम याल्टा पोट्सडम सम्मेलन के बारे में बात करेंगे कि याल्टा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत ही विश्व युद्ध के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए याल्टा और पोट्सडम सम्मेलन हुए। इनका उद्देश्य एकमात्र ये था कि युद्ध के बाद क्या स्थिति होगी, किस प्रकार शांति स्थापित की जाए, किस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया जाए ताकि विश्व को इन युद्धों से बचाया जा सके। और राष्ट्र संघ के भांति किसी शक्तिहीन संस्था के स्थान पर वो कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे कि आने वाले समय में विश्व को इन त्रासदियों को न देखना पड़े। तो इस प्रकार याल्टा और पोट्सडम सम्मेलन की सफलता ये थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए इन देशों के मध्य एक सहमति हुई और ये तय किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसमें P5 की बात पर भी सहमति हुई कि इसके लिए 5 परमानेंट सदस्य होंगे जिनकी सहमति के बिना कोई कार्य नहीं। लेकिन ये याल्टा और पोट्सडम सम्मेलन पूरी तरह से असफल रहे, क्योंकि सोवियत संघ के जो नेता थे स्टालिन, उन्होंने पोलैंड के प्रश्न पे और पूर्वी यूरोप के देशों के प्रश्न पर वहाँ पर क्या व्यवस्था स्थापित की जाएगी युद्ध के बाद, इसके लिए वो पूरी तरह से पश्चिमी देशों के विरोधी थे और वो किसी भी तरह से इस बात पे सहमत नहीं थे कि वहाँ पर उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्थाओं की स्थापना हो, बल्कि उनका प्रयास ये था कि किसी भी तरह से यहाँ पर साम्यवादियों को समर्थन दिया जाए और यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्थाएं स्थापित हों। तो इस प्रकार स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल, इन तीनों नेताओं ने मिलकर के याल्टा सम्मेलन में भाग लिया। बाद में पोट्सडम सम्मेलन हुआ जिसके अंतर्गत भी फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं ने भाग लिया, लेकिन किसी भी तरह की सहमति इनके मध्य नहीं हो पाई। और पूर्वी यूरोप में किस तरह की व्यवस्था स्थापित होगी, पोलैंड में किस तरह की व्यवस्था स्थापित होगी, इनके अंतर्गत स्टालिन का रुख बहुत ही कठोर था और वो किसी भी तरह से यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहते थे। तो इस प्रकार याल्टा और पोट्सडम सम्मेलन में इनके मध्य का जो तनाव था, इनके मध्य का जो अविश्वास था और जिस भय को दोनों ही पक्ष देख रहे थे, एक तरफ पश्चिमी ताकतें और एक तरफ साम्यवादी सोवियत संघ, वो खुल करके मुखरित हो गए। तो इस प्रकार याल्टा और पोट्सडम सम्मेलन ने शीत युद्ध की उस आधार को और अधिक मजबूती प्रदान कर दी। इसी समय चर्चिल का एक भाषण होता है अमेरिका के फुलटन शहर में, और चर्चिल का ये जो 5 मार्च 1946 का जो भाषण था, उसने भी शीत युद्ध को एक स्पष्टता प्रदान कर दी और शीत युद्ध के एक पूरी तरह से स्पष्ट आधार तैयार कर दिया। चर्चिल का कहना था कि सोवियत संघ की जो बढ़ती हुई प्रभाव है इसको रोकना चाहिए और इसके सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए आंग्ल अमेरिकी गठबंधन बनना चाहिए, क्योंकि हम विश्व में एक तानाशाही के स्थान पर दूसरे तानाशाही के स्वरूप को स्थापित नहीं होना देना चाहते। जिस प्रकार जापान, जर्मनी और इटली के साम्राज्यवादी और तानाशाही ताकतें थी जिसके लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, उसके बाद पुनः उसी तरह की तानाशाही ताकत को इस विश्व में स्थापित नहीं होना देना चाहते। और उन्होंने कहा कि साम्यवादी इस व्यवस्था ने पूरे विश्व को एक लोह आवरण की चपेट में ले लिया है, पूरे विश्व को पूर्व और पश्चिम में बांट दिया है और इसे हमें रोकना ही पड़ेगा। और उनका ये भी मानना था कि इस साम्यवादी व्यवस्था के कारण ही बाल्टिक के स्टेटिन से लेकर के एड्रियाटिक में त्रिस्ते तक पूरा जो यूरोपीय महाद्वीप है उस पर लोह आवरण छा गया है और पूरी की पूरी तरह वो रूस के नियंत्रण में है। तो चर्चिल का ये जो फुलटन भाषण था,
इस फुलटन भाषण ने सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य स्पष्टतः उग्रता को उजागर कर दिया और सोवियत संघ पश्चिमी देशों के पूरी तरह से विरोधी, जो कि भय और अविश्वास का वातावरण पहले से ही स्टालिन के मन में था, और अधिक उग्र हो गया और उनको ये लगने लगा कि पश्चिमी की जो पूंजीवादी उदारवादी ताकतें हैं वो पूरी तरह से साम्यवाद को समाप्त करना चाहती हैं। तो एक तीसरा महत्वपूर्ण आधार इसका ये था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जो एक अल्पकालिक मित्रता का अलायंस इनके मध्य हुआ था वो कुछ ही समय के बाद समाप्त हो गया, जब अपने अपने स्वार्थ और इनके हित टकराए। क्योंकि जैसे ही जर्मनी ने सोवियत संघ पे आक्रमण किया तो स्टालिन ने पश्चिमी ताकतों को ये अनुरोध किया कि जर्मनी के विरुद्ध यूरोप में मोर्चा खोल दिया जाए ताकि सोवियत संघ की सीमाओं पर जर्मनी का दबाव कम हो जाए। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस बात को नज़रअंदाज किया और इसको वो टालते रहे और इस प्रयास में रहे कि सोवियत संघ और जर्मनी आपस में युद्ध करते रहें और सोवियत संघ उसमें ध्वस्त हो जाए। स्टालिन को ये बात समझ में आ गई कि ये जो ताकतें हैं सोवियत संघ की विरोधी हैं, सोवियत संघ की शक्ति को समाप्त करना इनका उद्देश्य है। तो इस तरह से अविश्वास का वातावरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद की घटनाओं में शुरू होने लग गया। लेकिन इसी दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे आक्रमण कर दिया, और पर्ल हार्बर पे जब आक्रमण कर दिया तो अमेरिका को लगा कि हमें सोवियत संघ का सहयोग चाहिए, और तो इन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने सोवियत संघ को अपने पक्ष में कर लिया और अपने साथ में मिला लिया। लेकिन ऊपरी मित्रता थी वो कायम रही, लेकिन आंतरिक रूप से अविश्वास इनके अंतर्गत बना रहा। क्योंकि जैसे ही जापान ने पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया उसके बाद अमेरिका ने जापान के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम डाल दिया। सोवियत संघ को ये बात बहुत बुरी लगी, और क्योंकि सोवियत संघ को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई, अमेरिका ने चुपचाप ये कार्यवाही कर ली। साथ ही अमेरिका ने अणुबम बना रखा है, इस बात के रहस्य का भी सोवियत संघ को नहीं पता। सोवियत संघ से इस बात को भी छिपाया गया, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस को इसके बारे में जानकारी थी। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्होंने दोनों के मध्य की खाई को और अधिक बढ़ा दिया। तो उधर जब सोवियत संघ को यह आभास था ही कि ये पश्चिमी ताकतें उसके विरुद्ध कार्य कर रही हैं, तो उसी समय जब जापान के विरुद्ध अमेरिका शक्ति का प्रयोग करना चाहता था, तो सोवियत संघ से पश्चिमी शक्तियों की अपेक्षा रही कि साइबेरिया में जापान के विरुद्ध सैनिक अड्डे की सुविधा दी जाए, लेकिन सोवियत संघ ने उसको टाला और उन्होंने वो सुविधा देने से इनकार कर दिया। इसी तरह से सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध शामिल होने में भी अपनी रुचि नहीं दिखाई। तो कहने का तात्पर्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसके बाद ही शीत युद्ध की पूरी तरह से शुरुआत होती, यद्यपि आधार उसके बहुत समय पहले प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत ही शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अविश्वास का वातावरण इन दोनों के मध्य चलता रहा, और जहाँ सोवियत संघ ने अमेरिका को और उस पश्चिमी ताकतों को साथ देने में रुचि नहीं दिखाई, तो दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी ताकतों ने भी खुलकर सोवियत संघ को चुनौती दी और उसकी साम्यवादी नीति का विरोध किया, और इस प्रयास में रहे कि किसी भी तरह से यूरोप साम्यवाद के प्रभाव क्षेत्र में न आ जाए। तो इसी क्रम में अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं शुरू कर दी, कुछ ऐसी योजनाएं शुरू कर दी जिससे कि यूरोप को साम्यवाद के प्रभाव से बचाया जा सके, जैसे ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना और आइजनहावर सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत यूनान, टर्की और ईरान को साम्यवादी होने से बचाने के लिए था। मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था उसका पुनर्निर्माण करने के लिए, उन देशों को पुनः खड़ा करने के लिए अमेरिका उनकी सहायता के लिए मार्शल योजना अमेरिका ने चलाई, ताकि
वो अपनी निर्धनता में या अपनी अक्षमता में साम्यवाद की तरफ ना चले जाएं। तो यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना शुरू की गई और जिसका अंतिम उद्देश्य यूरोप को साम्यवादी प्रभाव से बचाना था। आइजनहावर योजना शुरू की गई। आइजनहावर योजना का उद्देश्य एशिया में अमेरिका का सहायता का कार्यक्रम था, ताकि एशिया के जो देश हैं वो साम्यवादी प्रभाव में नहीं आए और मध्य पूर्व के देशों को अपने प्रभाव में लेने की योजना थी। तो इस प्रकार अमेरिका द्वारा विभिन्न प्रकार के सहायता कार्यक्रम चलाए गए ताकि साम्यवादी प्रभाव से यूरोप और एशिया को बचाया जा सके। इसी प्रकार दोनों महाशक्तियों ने सैन्य संगठनों की स्थापना की। अमेरिका ने नाटो, सीएटो, सेंटो जैसे सैन्य संगठन बनाए, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा ये इस प्रकार के संगठनों की स्थापना ने इस शीत युद्ध को संस्थागत कर दिया। पूरे विश्व को अब पूरी तरह से इन सैन्य संगठनों में बांट दिया और अब ये पूरी तरह से स्थापित हो गया कि अगर सोवियत संघ या साम्यवादी देशों के ऊपर किसी भी तरह का कोई कार्यवाही पश्चिमी ताकतों पे द्वारा की जाती है तो मिलकर के एकजुट इसका सामना करेंगे। तो उधर से पश्चिमी ताकतें संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थापित हो गया कि सोवियत संघ के द्वारा अगर इस तरह की कोई कार्यवाही की जाती है तो वो अपने सैन्य संगठनों के माध्यम से साम्यवादी ताकतों के विरुद्ध इस तरह की कार्यवाही करेंगे। तो इस प्रकार से इन सैन्य संगठनों ने शीत युद्ध को पूरी तरह से संस्थागत कर दिया। इसी दौरान चीन में साम्यवादी क्रांति हो जाती है 1949 के अंतर्गत। चीन में जो साम्यवादी क्रांति हो जाती है, चीन की जो साम्यवादी क्रांति से फिर पश्चिमी देशों के अंतर्गत ये बात घर कर जाती है कि चीन जैसा देश भी एक साम्यवादी देश है, इससे सोवियत संघ की ताकत और बढ़ जाएगी। तो चीन को यूएनओ में प्रवेश के संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी सदस्यता को लंबे समय तक अमेरिका ने उसको टालने का प्रयास किया, उसको रोकने का प्रयास किया और 1949 से लेकर के 1971 तक चीन को यूएनओ का सदस्य नहीं बनने दिया। बार बार वीटो करके चीन को उससे बाहर रखा। तो इस प्रकार ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कारक थे जिन्होंने शीत युद्ध के लिए पूरी तरह से पृष्ठभूमि तैयार करी और दोनों महाशक्तियों के मध्य उग्रता और तनाव के वातावरण को पैदा किया और समय समय पर ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि दोनों में ये बात पूरी तरह से स्थापित हो गई कि पश्चिमी ताकतें और अमेरिका सोवियत संघ के विरोधी। उधर सोवियत संघ को ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि पश्चिमी ताकतें और संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवादी आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं, इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। विश्व के कुछ राष्ट्रों में ऐसे इन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को कायम करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसे घटनाएं थी जिनको कि इन दोनों महाशक्तियों ने अपने मोहरे के रूप में प्रयोग किया, अपने प्रभाव और वर्चस्व को स्थापित किया ताकि विश्व को ये दिखाया जा सके कि सोवियत संघ के द्वारा अपनी साम्यवादी ताकत के वर्चस्व को स्थापित किया जा सके, उसको दिखाया जा सके, उधर अमेरिका के द्वारा अपनी ताकत को दिखाया जा सके। ये जो देश थे जहाँ पर शीत युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण जो बात रही या उग्रता रही, उसमें सबसे पहला तो जर्मनी का ही प्रश्न था। द्वितीय विश्व के बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जापान ने समर्पण कर दिया था। तो जर्मनी की जो व्यवस्था रही, जर्मनी के कारण इन देशों में जो तनाव रहा और उसके अंतर्गत क्या घटनाक्रम रहा, उसने इस शीत युद्ध की उग्रता को बहुत लंबे समय तक बढ़ाए रखा। उसके बाद दूसरा प्रश्न था क्यूबा का प्रश्न या क्यूबा का संकट। तीसरा प्रश्न था कोरिया का संकट या कोरिया के अंतर्गत ये पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का हस्तक्षेप। और चौथा प्रश्न था वियतनाम का। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। तो ये जर्मनी, क्यूबा, कोरिया, वियतनाम ये ऐसे महत्वपूर्ण देश रहे जहाँ पर साम्यवाद बनाम पूंजीवाद की लड़ाई ने बहुत ही उग्रता धारण करी और दोनों महाशक्तियों ने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए लंबे समय तक इनको संघर्षरत रखा और विश्व को पूरी तरह से
शीत युद्ध की चपेट में रखा। पूरा विश्व इन समस्याओं की वजह से देश इन दोनों महाशक्तियों के मोहरे बने रहे। तो शीत युद्ध के कारणों के अंतर्गत संक्षेप में हमने शीत युद्ध के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हैं, आधार हैं, उसको हमने देखने का प्रयास किया। यद्यपि जर्मनी, क्यूबा, कोरिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान के प्रश्न को हम इस समय अभी इसके चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अगले लेक्चर के अंतर्गत इन समस्याओं को भी संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने शीत युद्ध के कारणों को संक्षेप में समझने का प्रयास किया कि क्या ऐसे महत्वपूर्ण कारक थे जिसने सोवियत संघ और अमेरिका के अंतर्गत विरोध और तनाव, संशय, अविश्वास को पैदा किया और उसके कारण ये शीत युद्ध पनपा। जो महत्वपूर्ण और कारक हैं जिसमें ये 5 देशों से संबंधित समस्याएं हैं, जर्मनी, क्यूबा, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान, इसको हम कोल्ड वार पार्ट 3 के अंतर्गत सिर्फ इन समस्याओं की विवेचना करेंगे। आज हम इतना ही करके इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।